नमस्कार दोस्तों सरकार ने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में एक बड़ा बदलाव किया, एक बड़ा यू टर्न भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट 2 हफ्ते पहले सरकार ने कहा था कि ये जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, ये आपका 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें एक बड़ा चेंज हुआ है। आप देख सकते हो खबर, सीबीएसई रिलैक्सेस थ्री लैंग्वेज पॉलिसी फॉर क्लास 7th 8th 9th अलाउज 2 फॉरेन लैंग्वेज ऑप्शंस। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक तो काफी जोर शोर से चर्चा चल रही थी कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन इसको लेकर काफी सारे कंसर्न रेज किए गए, मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है और कहीं ना कहीं जस्ट एक दिन पहले ये इंप्लीमेंट होने के सीबीएसई ने कई सारे क्लैरिफिकेशन दिए हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज 30 जून रात 12 बजे तक आपके पास समय। स्टडी आईक्यू का कोई भी यूपीएससी बैच आप लेते हो तो उस पर आपको 50% डिस्काउंट तो मिलेगा, प्लस डबल वैलिडिटी। मतलब अगर कोर्स का वैलिडिटी है 18 मंथ्स तो वो 36 मंथ्स हो जाएगा। इस तरह से जो भी आप कोर्स लेना चाहो, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, इस पे दिया हुआ है, इस पे कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। सीबीएसई ने यहां पर एक डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस जारी की है थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर, क्योंकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, इसी के तहत ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा रहा है। और ये जो गाइडलाइन जारी की गई है ना, इसका मकसद है कि यहाँ पर जो भी कंफ्यूजन थे स्टूडेंट्स के मन में, पेरेंट्स के मन में, जो डाउट्स थे स्कूल्स को लेकर, टीचर्स को लेकर, वो सारे कंफ्यूजन यहाँ पर हटाए जाए। अच्छा, कंफ्यूजन था क्या? देखिए, जून 2026 में, अभी जस्ट 15 जून की बात है, सीबीएसई ने अनाउंस किया था कि ये जो नया चेंजेस है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में, ये 1 जुलाई से लाया जाएगा। और तुरंत यहां पर क्वेश्चन पूछे जाने लगे कि क्या हर एक स्टूडेंट को 3 लैंग्वेज पढ़ना होगा? क्या यहां पर जो फ्रेंच है, जर्मन है, जो स्पेनिश बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या उनको अपना सब्जेक्ट बदलना होगा अचानक से? जैसे मान लो क्लास 10 में कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ते आ रहा है फॉरेन लैंग्वेज, क्या उसको अपना लैंग्वेज बदलना पड़ेगा? क्या अब हिंदी कंपलसरी हो जाएगा? क्या एडिशनल बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा? व्हाट हैपन टू स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी इन क्लास 7th 8th 9th 10th? तो ये सारे जो कंसर्न्स थे उसी को एड्रेस किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और सीबीएसई ने, और कहीं ना कहीं इसी को आप कह सकते हैं एक डिटेल्ड गाइडलाइन जो कि कल जारी की गई। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर यह आता है, क्योंकि ये जो भी कंफ्यूजन हुआ है दूर, जो इंफॉर्मेशन सरकार ने दिया है, इसको समझने से पहले ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था ये एक बार जल्दी से देख लेते हैं। देखो, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020 में, उसके तहत किया गया। नहीं, अगर आप देखोगे तो कोठारी कमीशन में भी इसको रिकमेंड किया गया था। जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई थी 1968 में, उसमें भी इसकी बात कही गई थी। और बार बार ऑब्जेक्टिव यही था कि यहां पर मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाए। भारत में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, हजारों की संख्या में, हम उसको क्यों नहीं प्रमोट कर सकते? भारतीय लैंग्वेज को मजबूत करना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंप्रूव करना है, मतलब याद रखने की जो क्षमता है, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में याद करने की कोशिश करते हो तो बहुत मुश्किल आती है, लेकिन अगर आप मदर टंग में, अपने लैंग्वेज में सोचने की क्षमता रखते हो तो वो आप जल्दी से समझ पाते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन को एनकरेज करना है, भारत की जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना है, जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स उसको और इंप्रूव करना है। तो इसी के तहत ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लाया जा रहा था। अच्छा, यहां पर स्ट्रक्चर क्या था? ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में आप देखोगे तो R1 R2 R3 इसकी बात होती है। ये है क्या? बेसिकली R1 सबसे इंपॉर्टेंट, फिर ये मिडिल में R2 और फिर जो है R3 होगा। R1 में क्या है कि यूजुअली जो स्टूडेंट है वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज को चुन सकते हैं। जैसे मान लो नदर्न इंडिया में, यूपी में, बिहार में, अगर हिंदी आपका काफ़ी स्ट्रांग है तो आप हिंदी ले लीजिए। अगर आप तमिलनाडु में तो आप तमिल ले लीजिए, आंध्र प्रदेश में तेलुगु ले लीजिए, बंगाल में है बंगाली। मतलब कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज है, जो इंडियन लैंग्वेज होगा, वो आप R1 के तौर पर चूज कर सकते हैं। R2 में क्या होगा कि अगर आप चाहो तो इंडियन लैंग्वेज कोई दूसरा ले सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इंग्लिश भी ले सकते हो। डिपेंड कि यहां पर जो स्कूल्स का अप्रूव्ड स्कीम है वो किस चीज के अंदर है। तो R2 में यहां पर या तो इंग्लिश या तो कोई दूसरा इंडियन लैंग्वेज। और जो थर्ड लैंग्वेज है, अब देखिए यहां पर आ जाता है फॉरेन लैंग्वेज। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ना ही है। अगर आप तीसरा लैंग्वेज भी कोई इंडियन लैंग्वेज लेना चाहते हो तो भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप फॉरेन लैंग्वेज लेना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये सब भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज समझिए, ये जो 3 लैंग्वेज आपको पढ़ना है अब स्कूल में, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि इसमें से 2 लैंग्वेज कंपलसरी आपका इंडियन लैंग्वेज ही होना चाहिए। जैसे कि ये आप देख सकते हो एग्जांपल के तौर पर, हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच पढ़िए, तमिल, इंग्लिश, जर्मन पढ़िए, इस तरह की चीजें आप पढ़ सकते हैं। या फिर आप हिंदी पढ़िए, तेलुगु पढ़िए और फ्रेंच पढ़ लीजिए।
समझ रहे हैं? आप या तो तमिल पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, जर्मन पढ़ सकते हैं। मतलब कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज यहाँ पर होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश लोगे, फ्रेंच लोगे, जर्मन लोगे, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि ज़्यादातर लोग जैसे मान लो हिंदी भी नहीं पढ़ रहे हैं, कोई और दूसरा लैंग्वेज भी नहीं पढ़ रहे हैं। वो 2 लैंग्वेज पढ़ते थे, इंग्लिश और फ्रेंच, या फिर इंग्लिश और जर्मन ले लेते थे। अब ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब अब आपको कंपल्सरी इंडियन लैंग्वेज पढ़ना ही होगा। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि इंडियन लैंग्वेज पढ़ने का मतलब क्या? क्योंकि सदर्न स्टेट से बार बार ये शिकायत आती है कि हिंदी को क्या कंपलसरी किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। या यहां पर ना तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2000 की आई थी और ना ही सीबीएसई ने अपने गाइडलाइंस में कहीं पर भी नहीं कहा है कि आप हिंदी को ही पढ़िए। स्टूडेंट यहां पर जो भी इंडियन लैंग्वेज चूज करना चाहें, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, गुजरात, कोई भी आप इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हो। मतलब यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको यही पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ना है। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये भी है कि 2 इंडियन लैंग्वेज को ही क्यों चूज किया जा रहा है? देखो, भारत वर्ल्ड का मोस्ट लिंग्विस्टिकली डाइवर्स कंट्री है। भारत सरकार को लगता है यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो या तो इंग्लिश पढ़ लेते थे या मैक्सिमम एक इंडियन लैंग्वेज चूज करना होता था तो कर लेते हैं। मतलब बाकी की जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं वो फेमिलियर ही नहीं होते थे। और इसीलिए कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कि एक स्टेट से कोई दूसरा किसी और स्टेट में आप जा रहे हो, तो अक्सर आपको देखने को मिलता होगा, अक्सर यहाँ पर मराठी को लेकर, तमिल को लेकर कई बार आप जाइए देखिए, कई बार इश्यूज आते हैं। कर्नाटका में कन्नड़ा को लेकर। तो ये सारी चीज़ें को कहीं ना कहीं सरकार का मानना है कि अगर हम ये सारे लैंग्वेज एक दूसरे के साथ पढ़ेंगे तो ये चीज़ें रिजॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कोई बोर्ड एग्जाम वगैरह होगा? और इसीलिए पूरा कंफ्यूजन दूर किया गया है, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सरकार ने क्या चेंजेस किए हैं। क्योंकि अभी तक तो सरकार कह रही थी कि अगर क्लास 10th का भी बच्चा है जो इस बार बोर्ड एग्जाम देगा, उसको भी ये पढ़ना ही पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जस्ट कल ही सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं, गाइडलाइंस में बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला तो यह है कि जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनको अब कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। मतलब अब उनको कंपलसरी अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई एडिशनल लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बोर्ड एग्जामिनेशन अलग से लैंग्वेज की देने की जरूरत नहीं है। मतलब यहां पर सीबीएसई ये कह रही है कि किसी भी स्टूडेंट को हम डिसएडवांटेज नहीं रखेंगे। और ऐसा क्यों किया गया है समझिए। जैसे मान लो आप सब जानते हैं, आई एम श्योर कि आप सभी ने गुजरे होंगे क्लास 10th में। क्लास 10th कितना प्रेशर होता है, राइट? अरे सब लोग यही पूछा, अरे बोर्ड है इस बार, तो ऑलरेडी इस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर है। और मान लो पिछले कुछ वर्षों से बच्चा जो है इंग्लिश पढ़ रहा है और जर्मन पढ़ रहा है, कई वर्षों से पढ़ रहा है। अब क्लास 10th में आकर अचानक से आपने कह दिया कि कोई आपको चेंज करना पड़ेगा, एक दूसरा इंडियन लैंग्वेज लेना पड़ेगा, संस्कृत, तेलुगु, कोई भी इंडियन लैंग्वेज। तो हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी कंटिन्यूटी लॉस हो जाए। जो प्रोफिशिएंसी वो एक्वायर कर रहा था वो यहाँ पर स्ट्रगल करेगा। मतलब फालतू का यहाँ पर एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है। बोर्ड एग्जाम में वो अनफेयरली हो सकता है कि उसका अच्छा मार्क्स ना आए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सीबीएसई ने फाइनली डिसाइड किया कि क्लास 10th के स्टूडेंट को हम पूरी तरह से एग्जाम कर रहे हैं। उसमें यहाँ पर उसको अपने लैंग्वेज में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। तो एक तो ये हो गया। फिर अब क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लो क्लास 7th का बच्चा है, क्लास 8th का बच्चा और क्लास 9th का बच्चा है, उनका क्या होगा? जैसे मान लो अगर क्लास 5th 6th से बच्चा क्लास 7th में अगले साल जाएगा, तो वो तो चलो स्टार्टिंग से अडॉप्ट कर लेगा अपने आप को कि हाँ मुझे तो 3 लैंग्वेज पढ़ना है, वो इसी हिसाब से चलेगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। बट अगेन व्हाट अबाउट 7th 8th एंड 9th जो ऑलरेडी यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं? तो देखो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि ये तीनों क्लास के जो बच्चे हैं उनको अपना फॉरेन लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो फॉरेन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश और फ्रेंच पढ़ते आ रहे हैं तो वो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उनको एक तीसरा लैंग्वेज लेना होगा, हिंदी, तेलुगु, तमिल, जो भी उनको इंडियन लैंग्वेज लेना है। लेकिन हाँ, उनको बोर्ड एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप समझ पा रहे हो। मतलब क्लास 7th 8th और 9th के बच्चों के लिए भी एक बड़ा रिलीफ है। रिलीफ ये है कि अगर वहां पर इन बच्चों ने ऑलरेडी 2 फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नया वाला 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया है उसके हिसाब से उनको 2 कम से कम इंडियन लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, राइट? तो अब उनके ऊपर से प्रेशर ये हट गया है कि जो आप 2 फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते आ रहे हो पढ़ते रहो, बस एक इंडियन लैंग्वेज ले लेना। और वो भी इंडियन लैंग्वेज का आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा। क्लास 10th में आपको उसका बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। तो एक प्रकार से 7th 8th 9th 10th के बच्चों के लिए एक बड़ा रिलैक्सेशन है जो अभी तक नहीं हो रहा था। और ये क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली
27 मई को यहाँ पर मतलब मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो सीबीएसई ने ही यहाँ पर अपना पक्ष रखा कि ऐसे ऐसे हम चीजें कर रहे हैं, और तभी यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप इसको इंप्लीमेंट तो कर रहे हो 1 जुलाई से, लेकिन क्या स्कूल्स के पास उतना बुक्स है, टीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो करने के लिए? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए यहाँ पर। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 19 पेरेंट्स और टीचर्स ने मिलकर दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, चेन्नई, अलग अलग जगह के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलकर 15 मई को यहाँ पर जो सर्कुलर रिलीज किया गया था सीबीएसई के द्वारा, उसी को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। कहा कि देखिए 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है, आप प्लीज इसको रोकिए। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब सीबीएसई ने फाइनली इसको चेंज किया है, और अब मामला क्या है ना कि जुलाई में फिर से इसकी सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो हो सकता है उस वक्त जब अगली सुनवाई होगी तब सीबीएसई ये पक्ष रख देगा कि देखो हमने ये सारे बदलाव कर दिए हैं, अब स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप इंटरनेशनल कंपैरिजन देखोगे, स्विट्जरलैंड भी एनकरेज करता है कि एक से ज्यादा लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। कनाडा भी यहाँ पर इंग्लिश फ्रेंच बाइलिंगुअल एजुकेशन को सपोर्ट करता है। सिंगापुर भी आप देखोगे तो कहता है कि आप इंग्लिश तो पढ़ो लेकिन एक मदर टंग भी पढ़ना चाहिए। साउथ अफ्रीका 11 ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को प्रमोट करता है। तो भारत का जो अप्रोच है वो भी कहीं ना कहीं अपनी खुद की जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसको दिखाता है। इनफैक्ट भारत में आपको मैं बता दूं 19,500 मदर टंग्स हैं, डायलैक्ट्स हैं, जो कि सेंसस के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे। और हमारा संविधान भी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है। ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेजेस भी सैकड़ों की मात्रा में हैं जो कि बोले जाते हैं। इंग्लिश क्या है ना कि डोमिनेंट लैंग्वेज बन गया है हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में, और कई सारे जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके जो स्पीकर्स हैं लगातार लूज होते जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस उसको भी मजबूत करना है थ्रू इंग्लिश, लेकिन हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो इंडियन लैंग्वेजेस है, उसको मजबूत करना है। तो दैट इज वाई ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो क्लैरिफिकेशन चाहिए थी वो आपको मिल गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा लैंग्वेज हमारे संविधान के 8th शेड्यूल में नहीं है? ये 4 में से आपको बताना है, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आज रात 12 बजे तक कोई भी यूपीएससी कोर्स आप लेते हो उस पर 50% डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिएगा एंड यूज करिएगा कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।